जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने जय प्रक्रम के फर्स्ट पार्ट को पोषण को देख लिया था। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट शोषण जो है, जिसको रिस्पायरेशन कहा जाता है इंग्लिश में, इस वाले को देखने वाले हैं। तो आइए हम शोषण के बारे में जानते हैं, क्या होता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो देखिए शोषण को इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, शोषण वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है, यहाँ पे प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है तथा जल बनते हैं, उसे शोषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण C6H12O6 और रिएक्शन करके बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा कितना देता है ऊर्जा, तो 2830 जूल। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, इसलिए किलो जूल इसे में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वह जटिल प्रक्रम वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम, यानी कि जो जीव के द्वारा हो। ठीक है, इसलिए उसे कहा जाता है जैविक रासायनिक प्रक्रम, यानी कि उसमें कुछ रिएक्शन हो। ठीक है, प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बन का पदार्थ हो। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो तो उसमें कार्बन का कुछ ना कुछ मात्रा होना चाहिए, उसे ही क्या कहेंगे हम, कार्बनिक पदार्थ। और का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो होता है क्रिया, उसे ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। अब देखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि शोषण कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीकरण होता है किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन से संयोग होता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तथा जल बनते हैं और जल भी बनाते हैं। ठीक है, उसे शोषण कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है, इसे हम ग्लूकोज कहा जाता है। इसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्साइड है, इसे जल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कितना ऊर्जा निकलता है, 2830 जूल। ठीक है, अब देखिए शोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो शोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है अनऑक्सी शोषण, या उसका दूसरा नाम होता है अवायवीय शोषण, और दूसरा होता है ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण। ठीक है, आई होप कि आप दोनों यहाँ पे समझ गए होंगे। अब चलिए अनऑक्सी शोषण किसे कहते हैं। ठीक है, अनऑक्सी शोषण किसे कहते हैं, तो देखिए वह शोषण जो ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा के उपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सी शोषण कहते हैं। अनऑक्सी शोषण की स्थिति में कुल 8 एटीपी ऊर्जा उत्पादन होता है। यहाँ पे अनऑक्सी शोषण उस शोषण को कहते, उस अभिक्रिया को कहते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही क्या हो जाए, क्रिया हो जाए, बिना ऑक्सीजन के ही क्रिया हो जाए, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसमें जो है ये जो रिएक्शन होता है, ये जो शोषण का ऑक्सी शोषण होता है, इसमें टोटल 8 एटीपी जो है बनता है। कितना बनता है, 8 एटीपी बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं। ऑक्सी शोषण उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में हो। किसके मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जो होता है उसे ऑक्सी शोषण कहते हैं। ठीक है, अनऑक्सी किसे कहते हैं, जो अपर्याप्त मात्रा में हो, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो। ठीक है, और इसमें देखिए ऑक्सी शोषण में देखिए 36 + 2 38 एटीपी कुल बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास क्रेब चक्र। ठीक है, क्रेब चक्र, इसके बारे में उतना जानना नहीं है, फिर भी इसमें दिया गया है तो हम एक बार जान लेते हैं। क्रेब चक्र, जब पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तब माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले एंजाइम के प्रभाव में चक्रीय पथ में उसका सरलीकरण होने लगता है। इस चक्रीय पथ को ही क्रेब चक्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पेज चलते हैं। तो देखिए नेसोफेरिक्स या इसको कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, अब चलते हैं, ये शोषण के कुछ भाग है, अंग है, यानी कि शोषण जिस चीज़ से होता है उससे, यानी कि उसके बारे में आप जानने वाले हैं। तो पहला आता है नेसोफिलिक्स या ग्रसनी। ठीक है, या देखिए नासा गुहा के आगे घुमावदार रास्ते को नेसोफिलिक्स या ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वार श्वास नली में खुलती है जिसे ग्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ग्लास्टिक के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे हम
एपीग्लास्टिक कहते हैं। ग्लास्टिक के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे क्या कहा जाता है, एपीग्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, एपीग्लास्टिक श्वास नली में भोजन के कणों को सांस लेने से रोकता है। भोजन के कणों से को सांस लेने से कौन रोकता है, तो एपीग्लास्टिक रोकता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आगे दूसरा होता है लेरिक्स। क्या होता है, लेरिक्स। लेरिक्स क्या होता है, नेसोफिलिक्स से आगे सीधे मार्ग में परिणत हो जाता है। यह उपस्थिति कंठ तक का क्षेत्र होता है, यानी कि कंठ तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, नेसोफिलिक्स कहा जाता है। यहाँ लेरिक्स कहा जाता है। देखिए कंठ, और कंठ का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रेकिया होता है। क्या होता है, ट्रेकिया। ठीक है, देखिए कंठ एक लंबी चौड़ी एवं उपस्थिति युक्त अपस्थित युक्त नलिका होती है जो ग्रसनी के आगे भाग में स्थित होती है। कंठ के बीच में दो स्वरज्जु पाए जाते हैं जिनके कंपन से आवाज़ उत्पन्न होती है। अब पूछा जाएगा कि आवाज़ कैसे उत्पन्न होती है, तो कंठ में क्या लगा रहता है, स्वरज्जु पाए जाते हैं। क्या, स्वरज्जु पाए जाते हैं। स्वरज्जु रहता है कंठ में जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है, हम बोल पाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है बाउकस। क्या आता है, बाउकस। बाउकस क्या होता है, ट्रेकिया के आगे वाला भाग बाउकस कहलाता है। यह आगे जाकर उल्टा के आकार, यानी कि उल्टा के आकार में बढ़ जाता है। ठीक है, उल्टा ये होता है। ठीक है, चलिए आगे आता है हमारा फेफड़ा, जो इसका मेन टॉपिक है। ठीक है, मेन पार्ट है क्या, फेफड़ा है। तो इसके बारे में बारीकी से जानेंगे। देखिए फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स कहा जाता है। दोनों वृक्क से एक फेफड़े लगे रहते हैं, यानी कि ये जो बाउकस है उससे क्या लगे रहते हैं, फेफड़ा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है, यानी कि फेफड़ा पर 2 झिल्ली रहता है। ठीक है, जैसे हमारा ये हाथ का चमड़ी है, इस पर कितना है, तो 7 लेयर बना हुआ। जब तक 7 लेयर ये इस पर से नहीं कटेगा तब तक यहाँ से ब्लड नहीं निकल सकता। 7 में से अगर 6 कट गया, 1 नहीं कटा तो ब्लड नहीं निकलेगा। ठीक है, 7 से 7 करना चाहिए। ये दिखता नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर दिख जाता है। ठीक है, घिरा रहता है, जिसे पल्मोनरी झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जो झिल्ली से घिरा रहता है, दोहरी झिल्ली से, उसे क्या कहा जाता है, पल्मोनरी झिल्ली कहा जाता है। बाउकस जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है तो उसे बांकीओल कहते हैं। ठीक है, दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग 700 कुपिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। कुपिकाओं का मतलब होता है जो धागा होता है, धागा में ही धागा का गुच्छा देखते होंगे, उसी क्या कहा जाता है, कुपिका कहा जाता है। इसमें कितना पाया जाता है, 700। इन कुपिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है, 80 वर्ग मीटर। फेफड़ा का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है, 80 वर्ग मीटर के बराबर हो जाता है, जो हमारे शरीर के क्षेत्र से बहुत अधिक है। ठीक है, शरीर के भी क्षेत्र से क्या है, बहुत अधिक है। अब देखिए आगे आता है डायफ्राम। क्या आता है, डायफ्राम। डायफ्राम यह एक लचीली एवं मजबूत रचना होती है जो वक्ष गुहा के आयतन को घटा या बढ़ाकर फेफड़ों को पिचकाने और फूलने का कार्य कराती है। अब पूछेगा कि फेफड़ा जो फूलता है, सिकुड़ता है, वह किसके वजह से होता है, तो डायफ्राम के वजह से होता है। किसके वजह से, डायफ्राम की वजह से। आगे आता है एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये मैंने पहले नोट कर दिया है, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो लिखने में बहुत समय जाता है। आपको इसका PDF मिल जाएगा तो आप डाउनलोड वहाँ से कर दीजिएगा। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस, यानी कि फुसफुस किसे कहा जाता है, फेफड़ा को कहा जाता है, में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मानव फुसफुस में लगभग 700 कुपिकाएँ पाई जाती है। इन कुपिकाओं का सम्मिलित क्षेत्रफल का लगभग 80 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इन कुपिकाओं के विशेष अभिकल्पना के कारण हमारे फेफड़ों का क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अब अगला है मानव श्वसन तंत्र कैसे कार्य करती है। तो मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि 4 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, इसे हम अलग अलग देखेंगे। तो पहला आता है अंतःशोषण या निःशोषण। क्या होता है, अंतःशोषण या निःशोषण। तो आइए इसे, वातावरण की वायु O2 को फेफड़े में भोजन की क्रिया को अंतःशोषण कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के संदर्भ में जो हम भोजन क्रिया करते हैं उसे क्या कहा जाता है, अंतःशोषण।
चलिए आगे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है बाह्य शोषण या उच्चवसन, ठीक है, बाह्य शोषण, ठीक है। तो देखिए बाह्य शोषण क्या होता है, फेफड़े के अंदर की वायु CO2 को बाहर आने की क्रिया को बाह्य शोषण यानी कि फेफड़ा में जो अंदर ऑक्सीजन जाता है उसको क्या कहा जाता है, अंतः शोषण, और बाहर जो निकलता है यानी कि फेफड़ा से CO2 जो निकलता है हमारे नाक द्वारा उसे क्या कहा जाता है, बाह्य शोषण, ठीक है। अब देखिए एक आता है गैस विनिमय, क्या आता है तीसरा, गैस विनिमय। गैस विनिमय क्या होता है, फेफड़ों में स्थित कुपिकाओं के आंतरिक भित्ति में रक्त के बीच O2 और CO2 के लेन देन ही गैसों का विनिमय कहलाता है। जब फेफड़ों पर दबाव पड़ता है तो कुपिकाओं में भरी हुई दूषित वायु CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है, क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। आगे है गैसों का परिवहन, क्या है, गैसों का परिवहन। आखिर में गैस का परिवहन कैसे होता है हमारे शरीर में, तो इसे ही हम जाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। गैसों का परिवहन, नाक के माध्यम से ग्रहण किए गए ऑक्सीजन रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के संपर्क में आ जाता है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है जो हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, नाक मुंह जिससे भी लेते हैं ऑक्सीजन, वो रक्त में जो हीमोग्लोबिन नामक कण आता है उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि हमारे रक्त कहाँ बनता है, पेट में बनता है, हट से जाता है इधर उधर, तो कौन ले जाता है उसको, हीमोग्लोबिन ले जाता है, ठीक है, प्रोटीन जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, संपर्क में आ जाता है तो वह O2 को घुलाकर आगे बढ़ा दिया जाता है, आगे बढ़ा देता है। हीमोग्लोबिन उत्तक द्रव में O2 ऑक्सीजन को छोड़कर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन विसरण क्रियाओं द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश कर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन कर ATP के अणुओं में संक्षिप्त कर देता है। किसके अणुओं में, तो ATP के। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 बनती है जो विसरण क्रिया द्वारा उत्तक द्रव से होते हुए हीमोग्लोबिन से जुड़कर फेफड़ों तक आती है जो उच्चवसन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। आई होप कि आप सभी ये यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। और एक दो आता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन। शरीर के अंदर खून जमता क्यों नहीं है, आप सोचे हैं कभी कि हमारे शरीर में जो खून होता है वो जमता क्यों नहीं है, क्यों, आखिर में क्यों नहीं जमता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो एक पाया जाता है हिपेरिन नामक एक कुछ होता है, वही पाया जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में वो जमता नहीं है खून, ठीक है। अब अगला आता है जंतुओं में गैसों का विनिमय किस सिद्धांत के आधार पर होता है, तो विसरण पे। किससे, विसरण क्या होता है, पदार्थ के कणों का परस्पर घुल मिल जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। यानी कि जो हम खाना पीना खाते हैं उसको आपस में घुल मिल जाते हैं, गुलू हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। गैसों का विसरण सर्वाधिक होता है। किसका सबसे अधिक होता है, तो गैस का। अब देखिए शोषण तंत्र किसे कहते हैं, शोषण के बारे में हमने जान लिया, अभी तक जो पढ़ा है वो शोषण के बारे में। अब शोषण तंत्र किसे कहते हैं, तो मानव में शोषण की क्रिया एक जटिल तंत्र द्वारा होती है जिसे शोषण तंत्र कहते हैं। मानव शोषण तंत्र को कई भागों में बांटा गया है जिसका मुख्य भाग निम्न है, ठीक है। इसका ये 7 भाग होता है, तो 7 भाग को हम देखेंगे अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो देखिए पहला है नासा गुहा, ठीक है। इसमें हम केवल नासा गुहा देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम नेसोफिलिक्स, लेसिका, कंठ या श्वासनली या फेफड़ा, डायफ्राम, ये सारे हमने देख लिया है, ये सारे हमने पढ़ चुके हैं। नासा गुहा को एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए नासा गुहा क्या होता है, नाक शोषण तंत्र का प्राथमिक अंग है। नाक शोषण तंत्र का कौन सा अंग, शोषण तंत्र का प्राथमिक अंग यानी कि पहला अंग, तो नाक। कौन सा है, नाक, जिसमें 2 छिद्र होते हैं। नाक में कितने छेद होते हैं, 2, ये हम सभी जानते हैं। जिससे होकर वातावरण की वायु O2 प्रवेश करती है। नाक के दोनों छिद्र पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं जिसे नासा गुहा कहा जाता है। नासा गुहा की आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वह गीली होती है। इसके अतिरिक्त नासा गुहा के दीवारों पर बाल पाए जाते हैं जो
हवा को छानने का कार्य करती है। ठीक है, बाल जो हमारे नाक में होते हैं वो हवा को छानने का काम करते हैं, यानी कि अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं जाने देता। ठीक है, छानने का कार्य करती है। नाक में वायु के साथ जाने वाले धूल कण या जीवाणु श्लेष्मा से चिपक जाने के बाद अंदर प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, किससे? श्लेष्मा से चिपक। और पहले मैं परिभाषित कर चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले भी कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये सभी चीज़ टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।